से समाचार पत्रों ने भारत में राष्ट्रवाद के तेजी से उभरने में योगदान दिया। ठीक है, दिल्ली में मिर्जा बेदार बख्त द्वारा हिंदी और उर्दू में लिखित और मुद्रित दैनिक समाचार पत्र पयामे आजादी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण पत्र था। मतलब एक पत्र था जिसको छापा था, किसने छापा था, इस मिर्जा बेदार ने छापा था उसको, उसका नाम था पयामे आजादी। उसने सिपाही विद्रोह में सबसे ज्यादा योगदान दिया था, उन्होंने इसी के बारे में छापा हुआ कुछ। तो विलियम हार्वर्ड के अनुसार, तो विलियम हार्वर्ड ने उन्होंने बताया कि दिल्ली पर विजय पाने के बाद जब उन्होंने दिल्ली जीत ली ब्रिटिश शासन ने, तो उन्होंने पयामे आजादी के संपादक जो थे मिर्जा बेदार, उनके शरीर पे सुअर की चमड़ी लगाकर उनको फांसी दे दी। कितना दमनकारी कार्य किया उन्होंने, क्योंकि ये जो सिपाही विद्रोह हुआ था ना, सिपाहियों ने किया था, हिंदू सिपाहियों ने किया था मेनली, क्योंकि जो उन्होंने बोला था जो कारतूस है ना उनके अंदर ना वो सुअर की चर्बी मिला रहे ताकि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। तो इस चक्कर में सिपाही विद्रोह हुआ था, आपको पता ही होगा ये। जब 1857 का विद्रोह होने वाला था तो लॉर्ड कैनिंग ने पाया कि कई एंग्लो इंडियन और भारतीय समाचार पत्रों का लहजा बहुत आक्रामक था। तो मतलब उन्हें पता चला कि जो विद्रोह हो रहे हैं ना ये सब काम जो है ना प्रेस का ही है, जो सब कुछ किया है प्रेस ने किया, वही लोगों को भड़का रही है। उन्हें ऐसा लगने ही लगा था। तो विद्रोह के समय जब एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों ने भारतीयों के विरुद्ध प्रतिशोध का आह्वान किया तो भारतीय प्रेस ने भी अधिकारियों के प्रति असंतोष व्यक्त किया। भारतीयों ने व्यापक रूप से परिचायित विद्रोह को भड़काने वाली पांडुलिपियां और मुद्रित कार्यों को पढ़ा। ठीक है, जब उन्हें पता चला ना भारतीय प्रेस के अधिकारियों के प्रति संतोष व्यक्त किया गया कि ऐसे ऐसे मतलब ये जो है कर रहे हैं काम, ब्रिटिश सरकार ऐसे प्रतिबंध लगा रही है जो लोगों पर, तो उन्होंने विद्रोह भड़काने वाली पांडुलिपियां और मुद्रित कार्य को और पढ़ा, मतलब सब समाचार पत्र और बढ़ने लगा साथ में। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने मुद्रित सामग्री के प्रचार प्रसार को एक नए कानून के अधीन कर दिया। उसको बोला गया गैंगी का अधिनियम, मतलब एक नया कानून बना दिया फिर उन्होंने रोकने के लिए, क्योंकि इतने सारे विद्रोह जो हो रहे थे ना ये बहुत उनके लिए, वो मतलब सरकार भी डर गई थी कि नहीं नहीं ऐसे तो नहीं चल सकता है। फिर एक नया कानून आया, इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार ने लाइसेंस प्राप्त किए बिना प्रिंटिंग प्रेस को स्वामित्व रखने या संचालन करना वैध कर दिया। वही था ये, मतलब इसी के बाद जो मैंने पहले बताया था ना आदेश, वही वाला है कि जो लाइसेंस है ना उनके बिना तुम नहीं कर सकते, और उन्होंने लाइसेंस जिनके पास है उनसे भी वापस ले सकते हैं, ये भी एक नया ऐड किया था। सरकार ने विशिष्ट आवश्यकताओं के अधीन लाइसेंस प्रदान किए। यदि लाइसेंस धारी किसी भी तरह से उन शर्तों का उल्लंघन करे तो सरकार के पास अपराध के टाइपफेस और प्रिंटिंग मशीनों को जब्त करने का अधिकार था। वो उनके मतलब जो सब है ना उनको जब्त भी कर सकते थे उपकरणों को। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद राजनीतिक लगभग सभी प्रकाशन में सबसे अधिक चर्चित विषयों में से एक बन गई थी। जब विद्रोह हुआ था ना तो जो समाचार पत्रों में सिर्फ राजनीति छा गई थी, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि टेलीविजन रेडियो में मनोरंजन और ये सब चीजों का भी स्थान था, बट जब विद्रोह हुए और जब राष्ट्रवाद की भावना अपने चरम पर थी ना तो सिर्फ राजनीति जो है ना पूरे में ब्रिटिश सरकार, राजनीति, उनके कृत्य यही सब आ रहे थे। उन्होंने अपनी जगह पकड़ बना ली थी, चर्चित विषय बन गई थी समाचार पत्रों के उस समय। फिर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम में आने वाला है। 1878, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 1857 को कुख्यात गैंगिक अधिनियम पेश किया। मतलब उन्होंने गैंगिक अधिनियम इसको कहा जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को शायद, ठीक है। जो अधिनियम विद्रोह के तत्काल बाद देश के विभिन्न भागों में दिखाई देने वाले राष्ट्रवादी प्रेस का सफलतापूर्वक दमन नहीं कर पाए। जो पहले वाले जो कानून थे ना वो सफलतापूर्वक दमन नहीं कर पाए, मतलब उनके बाद भी प्रेस उतनी स्वतंत्र थी वो रोक ही नहीं पा रहे थे उन्हें, तो उन्होंने एक नया एक्ट बना दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। स्थानीय भाषा के प्रेस ने इतनी अधिक शक्ति प्राप्त कर ली थी कि सरकार इसे एक संभावित खतरे के रूप में देखने लगी थी। क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त सक्षम और विश्वसनीय दुभाषियों की कमी थी, इसने स्थानीय भाषा के प्रेस को एक बढ़ता हुआ खतरा माना। परिणाम स्वरूप 1878 में लॉर्ड लिटन ने भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया। मतलब अब ये इतने बढ़ने लगे थे, भाई सरकार तो डर गई तो उन्होंने एक नया एक्ट बना दिया। 1857 के लॉर्ड कैनिंग प्रेस अधिनियम का उद्देश्य अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के प्रकाशन को लक्षित करना था। लिटन के प्रशासन ने स्थानीय भाषा के प्रेस को लक्षित कर आक्रमण किया। मतलब इसमें सिर्फ
तो सिर्फ स्थानीय भाषाओं के रूप में था, क्योंकि एक तो पहले से ही साक्षरता दम कम कम थी, ऑब्वियसली पहले भारत में बहुत कम थी, अब भी थोड़ी तो कम है ही, इतनी नहीं है, बट पहले तो बहुत ज्यादा ही कम थी। तो और लैंग्वेज तो बिल्कुल भी नहीं आती थी हमें, इंडियन लैंग्वेज ही आती थी, तो उन्होंने ना सीधा इंडियन लैंग्वेज पे ही वो अपना वो कर दिया कि जो इंडियन लैंग्वेज में जो समाचार पत्र बनते हैं ना, उन्हीं पे सारे नियम कानून सब उन्हीं पे लागू होते थे, अंग्रेजी वालों पे नहीं होते थे। तो प्रशासन ने आम जनता के बीच इतनी लोकप्रियता का लक्ष्य बनाते हुए देशी पत्रकारिताओं के विरुद्ध एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। इसमें सरकार ने अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के बीच अंतर किया। इस कानून में क्या था, जो अंग्रेजी में हो रहे हैं और जो हिंदी में हो रहे हैं, हिंदी मलयालम तेलुगु तमिल मराठी इन सब में जो हो रहे हैं, मतलब इंडियन लैंग्वेजेस में इन्हीं में ही वो किया था, इन्होंने इनमें भेद करना शुरू कर दिया। कानून सिर्फ जो थे इंडियन लैंग्वेजेस के थ्रू के लिए थे, अंग्रेजियों के लिए नहीं थे, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्रतिबंध जो था इंडियन लैंग्वेजेस वाले पर, सब कुछ उन्हीं के ऊपर लागू किया गया था और किसी पे नहीं किया गया था। तो मद्रास को छोड़कर ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की शर्तों के अधीन थे, मतलब एक मद्रास ही ऐसा राज्य था जिसमें नहीं थे, बाकी हर जगह ये पूरे भारत में लागू हो चुका था। तो भारतीय जनता के व्यापक विरोध के कारण लॉर्ड लेटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन को ये एक्ट रद्द करना पड़ा। तो इसकी कोई स्टोरी है वैसे, मतलब जब ये एक्ट आया था ना, तो देश में हल्के हल्के थोड़े तो दंगे होने लगे थे, फैक्ट्रियां बंद कर दी थी, हमने जो है ना वो विद्रोह करने शुरू कर दिए थे छोटे लेवल पे, हम काम पे नहीं जा रहे थे, हमने फैक्ट्रियां बंद कर दी थी, बॉम्बे के बाजार जो है ना वो सब बंद हो गए थे उन एक हफ्ते के लिए। तो ऐसे तो जो लॉर्ड रिटन है ना, उनको ये जो एक्ट है ना वापस लेना पड़ा और प्रेस की स्वतंत्रता लौटानी पड़ी उन्हें। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रेस स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता ने आंशिक रूप से राष्ट्रवाद के उदय को बढ़ावा दिया। हालांकि समय समय पर सेंसरशिप लागू किए गए और कानून बनाए गए, मतलब कि कानून तो बनते ही रहते थे, पर इतना रोक नहीं पाए, इनमें प्रतिबंध कर नहीं पाए जिस लेवल में सोचा था। कानून ये बनाते रहते थे ताकि हम ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना न, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है इंटरनेट के बिना हमें कुछ भी, जैसे आज के लेवल पे तो इंटरनेट है, पहले समाचार पत्र थे, हमें सारी न्यूज इंटरनेट से पता चलती है, आपको पता है सोशल मीडिया से ही हमें सब कुछ सारी न्यूज़ें पता चलती है, वो नहीं होगा तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि साइड में भी हो क्या रहा है, मतलब हमारी दूसरी गली में भी क्या हुआ है या आज क्या हुआ भारत में, कुछ हमें नहीं पता चलेगा बिना सोशल मीडिया की। तो यही हमें एकजुट करने में सहायक करते हैं, पहले के टाइम पे समाचार पत्र थे वो एकजुट करने में सहायक करते थे, तो उन्होंने उसी पे प्रतिबंध लगा रखे थे। और उसका पूरे चैप्टर का सारांश क्या है, औपनिवेशिक सरकार प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण चाहती थी, तो परिणाम स्वरूप इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता के लिए नियम बनाए गए। वो पूर्ण नियंत्रण चाहती थी कि मतलब जो प्रेस है ना वो बिल्कुल उन्हीं के अंडर रहे, जो वो कहे ना वही छापे, मतलब उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएं, बुरा बुरा ना कहें कुछ भी, तो यही चाहते थे। तो उनका पूरा ध्यान इसी पे था, उनका लक्ष्य यही था। पर इसलिए उन्होंने कानून भी बनाए थे समय समय पर, उन्हें अपनाया भी गया। उनके उपाय उद्देश्य राष्ट्रवादी प्रेस को नियंत्रित करना था, जो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को बनाए रखने के विरुद्ध प्रतिरोध के रूप में राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार के वाहक के रूप में विकसित हुआ था। मतलब उनका जो पूरा वो था कि जो भी प्रतिरोध विरोध विरोध हो रहा है ना उनका समाचार पत्र में, जो भी उनके बारे में जो छप रहा है उन सबको रोकें, उन पे कंट्रोल करें, उन अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएं। प्रेस सबके पास समाचार पत्र नहीं, सब पढ़ते हैं, तो अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो जनता के प्रति ना अच्छी भावना आएगी उनके लिए, तो उनके लिए वो बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा ना, वो यही चाहते हैं। होप सो आपको पूरा चैप्टर पसंद आया होगा, और ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं पीडीएफ को पढ़ के सोल्व की, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला है, आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ताशु एंड आप देख रहे हैं सोल स्टडी। तो आज हम करने वाले